बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिन्यामिन है और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्रेब्स साइकिल। इस स्लाइड के अंदर हम क्रेब्स साइकिल को डिस्कस करेंगे। मगर याद रहे इससे पहले कुछ टॉपिक हमने कवर किए हैं जो कि आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें ये आज का लेक्चर समझ में आए। जो पहले लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं उनमें से एक लेक्चर का नाम ग्लाइकोलाइसिस था, जिसमें हमने ये पढ़ा कैसे ग्लूकोज से दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। उसके बाद हमने एक और लेक्चर डिस्कस किया ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, और हमने देखा कैसे पायरुवेट से आगे चलकर एसिटाइल कोए बनेगा, और एसिटाइल कोए बनने के बाद आगे की कहानी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस की लिंक और ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देते हैं। आप वहां जाकर इन दो वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा। अब एक बार जब हमारे पास एसिटाइल कोए बन जाएगा तो उसके आगे की कहानी हम क्रेब्स साइकिल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल के अगर हम नाम देखें तो क्रेब्स साइकिल के कुछ और भी नाम है। क्रेब्स साइकिल को वैसे क्रेब्स साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंटिस्ट का नाम क्रेब था, इस वजह से इसका नाम क्रेब्स साइकिल है। इसने एक साइकिल डिस्कवर की कैसे एसिटाइल कोए आगे चलकर NADH बनाएगा, ATP बनाएगा और FADH बनाएगा, और कैसे ये रिएक्शन साइक्लिक मैनर में होंगे। तो साइंटिस्ट का नाम क्रेब था, इसलिए इसका नाम क्रेब साइकिल है। इसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगी इस साइकिल में उसका नाम सिट्रिक एसिड है, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्योंकि सिट्रिक एसिड बन रहा है और ये साइक्लिक मैनर में रिएक्शंस होते हैं, इसलिए इनका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल है। इसका एक और भी नाम है जिसको हम कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल। इसको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारे पास जो सिट्रिक एसिड है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इनका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। और आगे चलकर हम ये देखेंगे ये जो रिएक्शन हो रहे हैं ये रिएक्शन जो है वो सीरीज में होंगे, एक रिएक्टेंट से दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, फिर उससे नेक्स्ट प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन साइक्लिक मैनर में होते रहेंगे। और ये काम कहाँ होगा क्रेब्स साइकिल का, तो उसकी लोकेशन की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल होगी, प्रोकैरियोटिक के अंदर ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। अब इस स्लाइड के अंदर थोड़ा सा हम हिस्ट्री देख लेते हैं। ये जो क्रेब्स साइकिल है इसको जिस बंदे ने एक्सप्लेन किया उस साइंटिस्ट का नाम सर हेंस एडोल्फ क्रेब्स है, और इनको नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया सन 1953 में। इस स्लाइड में हम मजीद क्रेब्स साइकिल के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्रेब्स साइकिल के बारे में कहा जाता है कि एक मेटाबॉलिक पाथवे है सेलुलर रेस्पिरेशन का। इसमें एसिटाइल कोए जो फॉर्म हुआ वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे फॉर्म हुआ कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है और पायरुवेट से एसिटाइल कोए। तो यहाँ पर जो एसिटाइल कोए बनेगा वो पार्टिसिपेट करेगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। पर याद रखने की बात यह है कि एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन ग्लूकोज से भी हो सकती है, फैटी एसिड और अमीनो एसिड को भी ब्रेक डाउन करके वहाँ से एसिटाइल कोए बनाया जा सकता है। तो जब एसिटाइल कोए बन जाएगा तो क्रेब्स साइकिल में वो पार्टिसिपेट करेगा और एसिटाइल कोए को ऑक्सीडाइज किया जाएगा और नतीजे में ATP बनेगी, साथ में NADH और FADH भी बनेगा। अब यहाँ से आगे हम क्रेब्स साइकिल के स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टेप है क्रेब्स साइकिल का, वो है सिंथेसिस। अब सिंथेसिस स्टेप के अंदर क्या होगा ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स पड़ा हुआ है वहाँ बनेगा एसिटाइल कोए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये एसिटाइल कोए में 2 कार्बन होते हैं और ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड 4 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ मिल जाएगा, और 4 कार्बन वाला कंपाउंड का नाम है ऑक्सैलो एसीटेट। जब 4 कार्बन वाला ये ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोए के साथ मिक्स होगा जिसमें 2 कार्बन है तो 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम सिट्रेट होगा, और यहाँ से कोएंजाइम A इसका जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो 4 ऑक्सैलो एसीटेट में कार्बन है, 2 एसिटाइल कोए में कार्बन है, तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है जिसका नाम सिट्रेट है। क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रेट बन रही है इसलिए इस साइकिल का नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी है। और ये जो सिट्रेट का मॉलिक्यूल हमें नजर आ रहा है, अगर इसको ओपन करके देखा जाए तो इस सिट्रेट के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गए, इस वजह से इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी है। तो यही बातें यहाँ लिखी हुई है। 2 कार्बन वाला कंपाउंड एसिटाइल कोए कंबाइन होगा 4 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ जिसका नाम ऑक्सैलो एसीटेट है, नतीजे में सिट्रेट बनेगा और कोएंजाइम A जो है वो यहाँ से लिबरेट होगा, रिलीज होगा। तो ये पहला स्टेप था इसका। अब समझेंगे दूसरा स्टेप। अब इस स्लाइड के अंदर हम सेकेंड स्टेप को समझेंगे जिसका नाम है डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। अब यहाँ पर हमें सिट्रेट का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है जिसमें 6 कार्बन है, इससे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, इसकी डिहाइड्रेशन होगी और नतीजे में एक कंपाउंड बनेगा जिसमें 6 कार्बन होंगे जिसका नाम सिस एकोनिटेट है। तो यहाँ पर देखें ये सिट्रेट लिखा हुआ है, इससे बनेगा सिस एकोनिटेट। जब सिट्रेट से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तब बनेगा सिस एकोनिटेट। अब इस स्लाइड के अंदर हम थर्ड स्टेप को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का रिवर्स है।
डिहाइड्रेशन में हमने वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज किया था, हाइड्रेशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना होता है। तो इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे सिस एकोनिटेट के अंदर, तो एक प्रोडक्ट बनती हुई नजर आएगी जिसका नाम होगा आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट जो है वो आइसोमर होता है सिट्रेट का, इसलिए इसका नाम आइसोसिट्रेट है। तो इस स्टेप में हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा जो हमारे पास सिस एकोनिटेट है इसके अंदर हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं और नतीजे में जो प्रोडक्ट बन रही है उसका नाम आइसोसिट्रेट है। और ये काम तब होगा जब हम वाटर की एडिशन करेंगे। अब हम फोर्थ स्टेप को समझेंगे जिसका नाम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन असल में ये दो प्रोसेस है, एक ऑक्सीडेशन जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन जिसका मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दोनों काम कहाँ होंगे, ये दोनों काम होंगे आइसोसिट्रेट के अंदर जिसमें 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन वाले कंपाउंड से हाइड्रोजन निकलेंगे और हाइड्रोजन ऐड हो गए NAD+ में। जब हाइड्रोजन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो वो ऐड होंगे NAD+ में, तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा जिसका नाम NADH है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि ऑक्सीडेशन किस तरह से हो रही है। और एक और काम होगा जिसका नाम डीकार्बोक्सिलेशन है। अब ये जो डीकार्बोक्सिलेशन है ये कहाँ होगी, ये भी आइसोसिट्रेट के अंदर होगी जिसमें 6 कार्बन है, उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन रिमूव होगा और 5 कार्बन का एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम अल्फा कीटोग्लूटारेट है। और यही बातें यहाँ लिखी हुई है। ये हमारे पास आइसोसिट्रेट है जिसकी ऑक्सीडेशन होगी और उसके इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन NAD+ में ऐड होंगे, नतीजे में NADH बनेगा और साथ साथ इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनेगा। अब हमें फिफ्थ स्टेप को समझना है जिसका नाम है सेकंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड कोएंजाइम A एडिशन। तो इसमें क्या होगा, दो काम तो सेम हो रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन, मगर एक एक्स्ट्रा काम हो रहा है जिसका नाम क्या है भाई, कोएंजाइम A की एडिशन। समझते हैं ये काम कैसा होगा। हमारे पास बना था अल्फा कीटोग्लूटारेट जिसमें 5 कार्बन थे। अब ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड, इसमें से हमें करवानी है इसकी ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तभी इसका नाम होगा ऑक्सीडेटिव। तो जब इसमें से हम हाइड्रोजन को निकालेंगे और ऐड करवाएंगे NAD+ के साथ तो बनेगा NADH। तो एक तो बात ये समझ में आ रही है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट जिसमें 5 कार्बन है वहां से हाइड्रोजन रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और ऐड होंगे NAD+ में और NADH बनेगा। उसके साथ साथ एक और काम होगा जिसका नाम क्या है भाई, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये है कि 5 कार्बन वाला जो कंपाउंड है उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड को हमें रिमूव करना होगा, तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। अब ये जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है उसके अंदर हमें ऐड करवाना है कोएंजाइम A। तो यहाँ पर कोएंजाइम A आकर पार्टिसिपेट करेगा, 4 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ फिक्स हो जाएगा, तो एक प्रोडक्ट बनेगी जिसका नाम सक्सिनाइल CoA होगा। यही बातें यहाँ लिखी हुई है कि हमारे पास ये अल्फा कीटोग्लूटारेट है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीडेशन ऐसे होगी कि इसके इलेक्ट्रॉन या इसके हाइड्रोजन NAD+ के साथ ऐड होंगे और नतीजे में एक प्रोडक्ट बनेगी जिसका नाम क्या होगा, NADH। और उसके साथ साथ अल्फा कीटोग्लूटारेट से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा और कोएंजाइम A की एडिशन करवाएंगे तो सक्सिनाइल CoA बनता हुआ हमें नजर आएगा। अब हमें 6th स्टेप को समझना है जिसका नाम फॉर्मेशन ऑफ ATP है। अब इसमें ये काम कैसे होगा ये समझते हैं। हमारे पास 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर जिसका नाम सक्सिनाइल CoA है। इस सक्सिनाइल CoA से कोएंजाइम A रिमूव होगा, जो जगह खाली होगी वहां आकर ये फास्फेट बैठ जाएगा 4 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ। और उसके साथ साथ एक और रिएक्शन होगा। अब ये जो सक्सिनाइल CoA जिसमें 4 कार्बन के साथ फास्फेट जुड़ा हुआ है, ये फास्फेट निकलकर GDP के साथ ऐड होगा और नतीजे में GTP बनेगी और सक्सिनाइल CoA जो है वो चेंज हो जाएगा सक्सिनेट में, क्योंकि यहाँ से कोएंजाइम A रिमूव हो चुका है। तो यहाँ से हमने देखा किस तरह से सक्सिनाइल CoA से सक्सिनेट बना है। सक्सिनाइल CoA से सक्सिनेट बना तो एक और काम भी हमें देखने को मिला, GDP फास्फेट के साथ मिलकर GTP बना रहा है, GDP फास्फेट के साथ GTP बना रहा है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो ये होगा कि अब ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट अपना एक फास्फेट देगा ADP को और नतीजे में ATP बनेगी, क्योंकि GTP से एक फास्फेट रिमूव हो चुका है तो अब यहाँ से बनेगा GTP। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि यहाँ पर GTP जो कि ये दिखाया गया है ये अपना फास्फेट देगा ADP को, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, और ADP के साथ फास्फेट अटैच होने के बाद बनेगा ATP, जैसे कि ये यहाँ नजर आ रहा है हमें। और क्योंकि GTP से एक फास्फेट रिमूव हो चुका है तो उसको बनना चाहिए GTP, जैसे कि यहाँ हमें ये नजर आ रहा है। आई होप ये बात हमें समझ में आ रही है।
अब हमें सेवेंथ स्टेप को समझना होगा जिसका नाम डिहाइड्रोजिनेशन या फिर ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना और डिहाइड्रोजिनेशन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम का होना। जब हाइड्रोजन एटम निकलेंगे तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन को भी लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर ये काम कैसे होगा ये समझते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया है सक्सीनेट जिसमें 4 कार्बन है, इसमें से डिहाइड्रोजिनेशन होगी यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव होंगे और हाइड्रोजन निकलकर NAD प्लस के साथ बाइंड हो गया। यहाँ प्लस नजर नहीं आ रहा मगर प्लस होगा यहाँ। तो NAD प्लस जो है वो 2 हाइड्रोजन को लेगा फ्रॉम द सक्सीनेट और नतीजे में ये चेंज हो जाएगा NADH में और यहाँ से हम कह सकते हैं सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन हो रही है और FAD प्लस की रिडक्शन हो रही है और नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी उसका नाम होगा फ्यूमरेट। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, गौर से देखें, ये सक्सीनेट दिखाया गया है जिसमें 4 कार्बन होंगे और उससे बनेगा प्रोडक्ट जिसमें भी 4 कार्बन होंगे, उसका नाम फ्यूमरेट है। पर ये काम तब होगा जब सक्सीनेट से हाइड्रोजन निकलकर FAD में ऐड होंगे तो नतीजे में क्या होगा, FADH बनेगा। तो यही लिखा गया है कि सक्सीनेट से हाइड्रोजन रिमूव होकर FAD प्लस के पास आएंगे और FADH बनेगा। अब वक्त है कि 8th स्टेप को समझा जाए जिसका नाम हाइड्रेशन है। अब हाइड्रेशन में और कुछ नहीं, वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होगी। जैसे ये फ्यूमरेट दिखाया गया है जिसमें 4 कार्बन है, इस मॉलिक्यूल के अंदर हमें वाटर को ऐड करना होगा। जब वाटर को ऐड करेंगे तो फ्यूमरेट की स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएगी और 4 कार्बन वाला ही कंपाउंड होगा मगर उसका नाम मेलेट होगा। तो फ्यूमरेट में वाटर ऐड करेंगे तो मेलेट बनेगा, इसलिए क्योंकि वाटर ऐड कर रहे हैं तो इस स्टेप का नाम हाइड्रेशन है। अब वक्त है कि समझा जाए स्टेप नंबर 9 जिसका नाम डिहाइड्रोजिनेशन और ऑक्सीडेशन है और ये साइकिल का लास्ट स्टेप होगा। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये देखते हैं कैसे काम होगा। मेलेट में से हाइड्रोजन एटम निकलकर ऐड होंगे NAD प्लस में, इस तरह से मेलेट की डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन होगी और नतीजे में NAD की रिडक्शन, NAD प्लस की रिडक्शन होगी और नतीजे में NADH बनेगा। और साथ साथ एक और कंपाउंड बनेगा जिसका नाम ऑक्सिलो एसीटेट है, क्योंकि यहाँ से मेलेट में भी 4 कार्बन है तो ऑक्सिलो एसीटेट में भी 4 कार्बन होंगे। फर्क ये होगा कि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं जो कि NAD प्लस के साथ ऐड होकर NADH बनाएंगे। यही बातें लिखी हुई है। मेलेट से ऑक्सिलो एसीटेट बनेगा, दोनों में 4 कंपाउंड होंगे, मगर बनने के लिए मेलेट से हाइड्रोजन निकलकर NAD प्लस के साथ ऐड हो जाएंगे और NADH बनेगा। और याद रहे ये ऑक्सिलो एसीटेट यही वही कंपाउंड है जो कि क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करवा रहा था और ये एसिटाइल कोई के साथ कंबाइन होकर सिट्रेट बना रहा था, जिससे आगे चलकर सिस एकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट और दोबारा ऑक्सिलो एसीटेट बनेगा। फिर दोबारा ये साइकिल रन होती रहेगी। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली इस तरह से यूं रन होते हुए हमें बार बार नजर आएगी और बार बार ऑक्सिलो एसीटेट एसिटाइल कोए के साथ मिलकर ये रिएक्शन करवाता रहेगा। अब वक्त है कि समझा जाए कि इनपुट ऑफ क्रेब्स साइकिल क्या है और आउटपुट ऑफ क्रेब्स साइकिल क्या है। याद रखने की बात यह है कि हमारे पास अगर एक ग्लूकोज है तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनेंगे और 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोए बनेंगे और यहाँ पर हमने दिखाया है 1 एसिटाइल कोए। अगर एक एसिटाइल कोए की बात करते हैं तो इस एसिटाइल कोए के अंदर 2 कार्बन होंगे। अब यहाँ पर ये एसिटाइल कोए का जो मॉलिक्यूल है जिसमें 2 कार्बन है, आगे चलकर इस साइकिल के अंदर 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होते हुए हमें नजर आएंगे। जरा देखें, जो ये स्टेप नंबर हमारे पास जो 4 है, यहाँ पर एक कार्बन रिमूव होते हुए नजर आ रहा है जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है। और याद रहे आइसोसिट्रेट में 6 कार्बन है, अल्फा कीटोग्लूटारेट में 5 कार्बन है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगा। तो दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड अगले ही स्टेप में रिमूव होगा। ये जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड है इसमें से 4 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है। 5 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम अल्फा कीटोग्लूटारेट है और 4 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम सक्सिनाइल कोए। तो यहाँ से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम इनपुट में देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एसिटाइल कोए के 2 कंपाउंड है तो इस 2 एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल कोए के अगर हमारे पास 2 कंपाउंड है तो यहाँ से आगे चलकर ये साइकिल 2 बार रन होगी और तो टोटल 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होंगे, क्योंकि एक साइकिल में 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहे हैं तो ये साइकिल दोबारा भी चलेगी क्योंकि 2 एसिटाइल कोए हैं तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होंगे। अगर हमारे पास एक साइकिल अगर रन हो रही है तो एक ATP बन रहा है, एक अगर 2 बार ये साइकिल रन होगी तो हमारे पास 2 ATP बनेंगे और 2 ATP तब बनेंगे जब हमारे पास 2 ADP और 2 फास्फेट होंगे। तो 2 ADP और 2 फास्फेट ये इनपुट है और यहाँ से 2 ATP बन रहे वो प्रोडक्ट है। अगर ये हमारे पास एक सक्सिनाइल कोए है तो हमारे पास 3 NADH बन रहे हैं और 3 NADH कहाँ से बनेंगे, NAD प्लस से बनेंगे। एक NAD प्लस ये, दूसरा ये और तीसरा हमें ये NAD प्लस मिल रहा है।
और अगर हमारे पास ऐसे दो साइकिल होंगी तो हमारे पास NAD प्लस जो है वो हमारे पास 6 होंगे और नतीजे में आगे चलकर 6 जो है वो NADH बनेंगे। अगर हमारे पास एक ऐसा मालिक्यूल है एसिटाइल CoA का, तो वो आगे चलकर एक हमें FADH दे रहा है। अगर ये साइकिल 2 बार रन होगी तो 2 FADH बनेंगे। पर 2 FADH कैसे बनेंगे? जब हमारे पास 2 FAD प्लस हो, 2 FAD प्लस से 2 FADH बनेंगे। तो अगर हमारे पास ये साइकिल 2 बार रिपीट होगी तो ये इनपुट और ये हमारे पास आउटपुट होने चाहिए। तो ओवरऑल जितने भी हमने सीरीज ऑफ रिएक्शन पढ़े उनमें से ये हमारे पास इनपुट और ये हमारे पास आउटपुट है। इनपुट में हमारे पास 2 एसिटाइल CoA, 2 ADP प्लस 2 फास्फेट और 6 NADH और 2 FADH है। और आउटपुट में हमें मिल रहा है 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ATP, 6 NADH और 2 FADH। तो याद रहे कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन जो है वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में लॉस होने चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की मौजूद में टूटेगा तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे और वाटर मॉलिक्यूल और ATP बनेगी। तो यहाँ पर तो नजर आ रहे हैं हमें 4 कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 कहाँ गए? तो 2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको समझने के लिए हमने एक लेक्चर पहले डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने ये सीखा था कि कैसे पायरुवेट की ब्रेकडाउन हो रही है। याद रहे कि पायरुवेट जब ब्रेकडाउन हो रहा था ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो एसिटाइल CoA की फॉर्मेशन हो रही थी। तो पायरुवेट से जब एसिटाइल CoA बनेगा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिमूव होगा। पायरुवेट में 3 कार्बन है और एसिटाइल CoA में 2 कार्बन है, तो वहां से एक कार्बन लॉस होगा, क्योंकि हमारे पास एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनेंगे, तो 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल CoA बनेंगे और 2 एसिटाइल CoA से 2 कार्बन डाइऑक्साइड वहां रिमूव होंगे। 2 कार्बन डाइऑक्साइड वहां रिमूव हुए और 4 यहाँ रिमूव होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, तो टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे रिमूव होंगे। अब इस स्लाइड में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया है इससे पहले और अभी तक। तो हमने पहले ग्लाइकोलाइसिस को समझा था, जिसमें एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने थे, साथ में NADH और ATP बना था। उसके बाद हमने समझा कि कैसे पायरुवेट की ब्रेकडाउन होगी और कैसे एसिटाइल CoA की फॉर्मेशन होगी और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और NADH बनेंगे। उसके बाद हमने इस स्लाइड में देखा कि एसिटाइल CoA जो बना कैसे वो क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करवाएगा, नतीजे में कैसे ATP और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ATP बनेगी और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और कैसे NADH और FADH की फॉर्मेशन होगी। अब जितने भी यहाँ पर NADH बने हैं और या जितने भी हमारे पास FADH बने हैं, अगली लेक्चर में हम यही देखेंगे कि इनका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज करवाएंगे और वहाँ से हमें मजीद ATP देखने को मिलेगी। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। इस स्लाइड के अंदर हम निमोनिक्स की मदद से क्रेब्स साइकिल को याद करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमें पता है, ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं तो बच्चे याद करने की कोशिश करते हैं, रट्टा लगाते हैं, और रट्टा लगाने की ही चीज़ है कि हमारे पास सिट्रेट बनता है, सिट्रेट से आगे चलकर सिस एकोनेटेड और आइसोसिट्रेट बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल CoA, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट और दोबारा ऑक्सैलोएसीटेट बनेगा। और कुछ बुक में यूँ भी लिखा होगा कि सिट्रेट से डायरेक्ट आइसोसिट्रेट बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो ये वाला स्टेप जो है वो लिखा हुआ नहीं होता। तो अगर इस स्टेप को काट दें तो निमोनिक्स कैसे बनेगा ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो बच्चे याद करते हैं, याद करने के बाद मिक्स हो जाता है कि पहले कौन सा स्टेप आएगा, बाद में कैसा कौन सा स्टेप आएगा। तो ये याद करने के लिए निमोनिक्स थोड़ा सा हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं। तो आपको ये याद करना है, कैन आई आस्क सम सुपर फैंटास्टिक मीम्स ऑन। तो अगर ये आपने एक सेंटेंस याद कर लिया तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से स्टेप्स होंगे। कैन का जो सी है इससे मुराद सिट्रेट, आई से मुराद आइसोसिट्रेट, ए से मुराद अल्फा कीटोग्लूटारेट, एस से मुराद सक्सिनाइल CoA या एस से मुराद सक्सिनेट, एफ से मुराद फ्यूमरेट, जबकि एम मेलेट के लिए और ओ ऑक्सैलोएसीटेट के लिए होता है। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू मे आस्क, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ये है आज का कोड।